हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का रिवीजन की क्लास। और रिवीजन में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही आपको पता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहें या वेग स्थिरांक का व्यंजक कहें, दोनों बात एक ही है। ये 5 नंबर में आपका ये टॉपिक पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए समाकलित वेग समीकरण को समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहां पे लिखा गया है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब सिंपल सी बात है, ये सपोज दैट, इतनी बात आप बेसिक जानते होंगे कि एक अभिक्रिया है A + B = C + D है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया जब स्टार्ट नहीं हुई है, इससे पहले जो इधर वाला प्रोडक्ट ये होता है, इसे हम अभिकारक कहते हैं। इधर वाला जो प्रोडक्ट बनता है, इसे हम उत्पाद कहते हैं। ये आप समझ गए। इधर जो भी मैटर होता है उसे अभिकारक, इधर जो मैटर होता है वो हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो ऐसे ही मान लेते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया है जो है R = P। ये एक R = P एक अभिक्रिया है। तो R यहाँ पे क्या होगा, R होगा अभिकारक। R क्या होगा, अभिकारक होगा। ये उत्पाद होगा। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट होगा। तो अगर इस रासायनिक अभिक्रिया का अगर हम वेग निकालें, तो इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा ना, तो वेग को हम R से दर्शाते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा वो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो अभिकारक है, तो अभिकारक के सांद्रता का मतलब कोष्ठ में बंद करेंगे तो सांद्रता कहेंगे। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। निर्भर मतलब समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब ये है कि निर्भर करना, ठीक है। क्यों समानुपाती का मतलब निर्भर करना है, क्योंकि जितना हम अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे उतना ही अभिकारक की सांद्रता में भी वृद्धि होगी, और जितना अभिक्रिया के वेग को हम घटाएंगे उतना ही सांद्रता में भी घटेगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितना हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएंगे उतना ही अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो मतलब कुल मिलाजुला कर कहने का मतलब ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा ये आप कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, आप क्या कहेंगे, ध्यान से समझेंगे, आप कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। क्या कहेंगे, निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है, क्योंकि समानुपाती है। तो अब आप बोल देंगे ना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसको अगर समानुपाती का यहाँ से चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है k, और यहाँ पे r का पावर क्या है, 1 है, तो 1। तो ये हमारा मेन क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग जो होगा वो k × r का सक्रिय द्रव्यमान के घात 1 होता है। तो ये आप इतनी लाइन, इसको परिभाषा लिखने के बाद आप जरूर ये सभी लाइन लिख देंगे, ठीक है ना। ये आप ये सब दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बेसिक बात आप जानते हैं कि समानुपाती का मतलब ही होता है इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान घटेगा तो इसका भी मान घटेगा। तो ये आप इतना लिखने के बाद ये जरूर 3 लाइन लिख लीजिएगा। वही लिखा गया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इतना लिख लेंगे। अब हम समझेंगे जी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। मैं आपको बता दूं, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। ये कह देगा या ये कह देगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, वेग स्थिरांक का व्यंजक
ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों टॉपिक आप समझिएगा एक ही है बाबू, समाकलित वेग समीकरण कहे या वेग स्थिरांक का व्यंजक कहे। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं, यहाँ से गणना स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। यहाँ पे हम कलर कोई दूसरा ले लेते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसा हमने मान लिया। माना एक रासायनिक अभिक्रिया है, जो कौन सी अभिक्रिया है जी, R=P। ये एक रासायनिक अभिक्रिया, R=P, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसका अगर हमें वेग ज्ञात करना है तो वेग हम कैसे ज्ञात करेंगे जी, तो इसका अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला होता है R=- dR/dt। ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन में लगा समय को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये अभिक्रिया का वेग या दर के लिए हम फॉर्मूला ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, परंतु प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभी हमने वेग का फॉर्मूला ये भी निकाला है। क्या होता है कि R=K×R के सक्रिय द्रव्यमान का घात 1। तो ये मतलब जो अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला ये होता है, ये इसके भी तो बराबर होगा ना। तो K हम क्या कर देते हैं, R कर देते हैं। अब देखिए R के पावर 1 सभी पर होता ही है, कोई भी अंक है ना उसके पावर में 1 है, ठीक है। तो इसीलिए 1 है ही तो क्या लिखना, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए R इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसका मतलब हम इन दोनों को लेकर चलते हैं, ये जो है इसके बराबर है। तो अगर हम इसको अभिक्रिया के वेग के रूप में लेकर चलें तो देखिए क्या मिलता है, इसको हम लिख देते हैं dR/dt है, और यहाँ पे ये क्या लिख देते हैं, K/R है, ठीक है। अगर हम इसको और आगे लेके चलते हैं तो समझिएगा, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा, सॉरी इधर ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा। तो -dR माइनस ये dR है, ठीक है ना। ये इधर भाग में, इधर आएगा गुणा कराएगा, और ये R इधर भाग गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो इधर आ गया तो मान लेते हैं यहाँ पे भाग करा लिया, और यहाँ पे K है ही, यहाँ पे पहले से K है, और ये इधर dt भाग में था, इधर आएगा तो क्या कराएगा, गुणा करा देगा। तो ये हमारा सबसे पहले इतनी मान हमें मिल गया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस इसको हम इधर भी तो भेज सकते हैं ना, तो हम यहीं पे इसको इधर भेज देते हैं। तो इस माइनस को हटा देते हैं, इधर हम इधर भेज देते हैं माइनस को, t के सापेक्ष इधर हमने भेज दिया, जब t आया ना तो उसके साथ साथ ये k भी आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहला तो ये हमें एक समीकरण मिला, तो इसको हम सबसे पहले, तो इसको आप याद रखेंगे, इतना हमें सबसे पहले मिल गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको समीकरण चलिए हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट मान लिए ना, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण फर्स्ट मान लिया, अब इसका हम समाकलन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट का समाकलन करने पर, अब समीकरण फर्स्ट का यदि हम समाकलन करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसका समाकलन लिख दे रहा हूँ। इसका समाकलन आ जाएगा ln और r का सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये निकल जाते हैं समाकलन से, तो ये -k × dt जो है t में बदल जाता है, तो kt और प्लस एक समाकलन स्थिरांक आता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा जी। यहाँ पे इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, देख लीजिए, ये आप याद रखेंगे। जब हम इसका समाकलन करते हैं ना तो ये हमारा इतना वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना, इतना वैल्यू आता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, जो है ln, मतलब ln जो है r = -kt + i है, kt + i है, जहाँ पर यहाँ पे देखिए ln क्या है, एक लॉग की तरह ही है, ln को हम लॉग कहते हैं, ठीक है ना। ये r जो है
इन दोनों में से एक ये R का सक्रिय द्रव्यमान है, ये मतलब अभिकारक की सांद्रता है। ये देखिए माइनस के है, dt में से d हट जाता है, ठीक है, तो t आ जाता है, प्लस यहाँ पे I एक आया। I क्या है? समाकलन स्थिरांक है, जहाँ I क्या है जी? I है ना समाकलन स्थिरांक है या नियतांक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो बायोलॉजी के उनको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा सर यहाँ पे क्यों हुआ क्या है। तो बाबू कुछ नहीं हुआ है, तो इसके बाद आप याद रखेंगे, इतना करने के बाद आपको ये समीकरण याद कर लेना है केवल, ठीक है, इतना कर लेंगे बहुत है जी, ठीक है, आप याद कर लेंगे। अब मैथ के स्टूडेंटों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बाबू क्या होता है, चूंकि अगर हम मान लेते हैं कि ये जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, ये जब स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो उस समय पर समय क्या होगा? उस समय पर जीरो होगा ना। तो चूंकि हम मान लेते हैं ऐसे कि अभिक्रिया शुरू न हुई हो, तब जो समय होगा t, उसका मान क्या होगा? जीरो होगा। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो उस समय पर अब जो अभिक्रिया है वो जो समय होगा वो जीरो ही तो लेंगे ना। जब अभिक्रिया स्टार्ट होगा उसके बाद समय जोड़ेंगे तो समय का मान तो t होगा। अभिकारक जो है, अभिकारक की जो सांद्रता है ये भी क्या हो जाएगा? ये भी जीरो ही तो होगा ना। तो अभिकारक की सांद्रता हमने जीरो ले लिया, ठीक है, मतलब अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता वो भी जीरो ही होगी। तो ये हो गया जी, अभिकारक की जो सांद्रता है वो भी जीरो होगा, तो अभिकारक की ये प्रारंभिक सांद्रता जीरो होगी ना। तो अब ये क्या करते हैं, t=0 r=r0, r का सक्रिय द्रव्यमान के का जीरो। अब इन दोनों के मान को इसमें रखते हैं, तो अगर हम रख देते हैं तो देखिए क्या हमें मिलता है। अगर हम रखते हैं तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ पे L R के जगह पे हम क्या लिख देंगे? R के जगह पे R0 लिख देंगे, और यहाँ पे इक्वल टू -k इंटू टी के जगह पे हम क्या रख देंगे? जीरो रख देंगे, और प्लस I है तो I हमने लिख दिया। अब ये बताइए, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे ln r के पावर 0, यहाँ पे ये -k में जीरो का गुणा होगा तो ये तो टोटल जीरो हो जाएगा। हटा दीजिए, बचा I, तो ये हमारा I का मान निकल गया, ये हमारा I का मान निकल गया। इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। देखिए समीकरण ये फर्स्ट है, ये समीकरण 2 हो गया। 2 में हमने क्या ज्ञात किया है? I का मान ज्ञात किया है, जो है ln r का सक्रिय द्रव्यमान के घात 0 है। अब इसको I के मान को यहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं, इस I के जगह पे ये टोटल मान हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए अब रख कर हम दिखाते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब आपको ये सब नोट डाउन पहले कर लिए होंगे, अच्छी बात है, क्योंकि जगह की हमें आवश्यकता है तो थोड़ा सा तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना हम सभी को। चलिए अब बाबू समझिएगा क्या हो रहा है। अब I के मान को हम इसमें रख देते हैं, तो I का मान रखने पर, I के मान को अगर हम रखते हैं तो क्या मिलता है समझिएगा। ये log ln r है, यहाँ पे इक्वल टू -k इंटू टी है, और प्लस या I के जगह पर ln r0 है, ये है ना, इतना हमने कर दिया। अब देखिए बाबू कुछ नहीं, ये kt इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हमने k इंटू टी लिख दिया। ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पहले हम इसको लिख देते हैं ln r0 है, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ln r है हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ना ये ln क्या है? ये एक log ही तो है। तो अब हम एक फॉर्मूला होता है कि देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि मतलब सिंपल सी बात है ना, log, ये एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, log a, ठीक है, और माइनस log b अगर हो ना तो इसको हम लिख सकते हैं log a/b लिख सकते हैं, समझ रहे हैं।
मतलब log a और log b है माइनस में, तो इसको हम ओनली log a/b लिख सकते हैं। मतलब भागे में इसको इन दोनों को बटे में कर देंगे। तो इस प्रकार इसको हम कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो करके देख लेते हैं जी। तो ये k इंटू टी हो जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं ln और ऊपर लिख देते हैं R0 सॉरी अभिकारक की सांद्रता 0 और इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको ln R लिख देते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर लिख दिया, ये KT है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हमें फॉर्मूला मिलता है। इसको आपको सबसे पहले तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना आप अगर समझ गए हैं तो अब देखिए यहाँ से एक और चीज हमें निकलेगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा, क्या आपको जानना है, ये समझिएगा। जब इस देखिए, जब इस ln को हम log 10 में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट एक वैल्यू होता है जिसका मान हमें लिखना होता है। ठीक है, अच्छा हम फॉर्मूले में गलत लिख दिए थे क्या? फॉर्मूला तो सही लिखे हैं, यहाँ पे गलत हमने लिख दिया है। फॉर्मूला हमने क्या बताया था, थोड़ा सा समझिएगा, वही मैं कह रहा हूँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं। हमने फॉर्मूला यही लिखा था ना कि log a, यही नहीं लिखा log a और माइनस log अगर b हो तो ये क्या हो जाएगा, log मतलब ln a/b हो जाएगा। यही ना हमने कहा था a/b। तो इसको हम ऐसे ही ना लिखेंगे KT और log a इन माइनस log b है, तो ये हम क्या लिख देंगे log ln और ये a के जगह पे R0 और b के जगह पे ओनली R लिख देंगे। यही ना लिखेंगे जी इस प्रकार। तो ये ऐसे होगा। अब बात को समझिएगा, इस ln को log 10 में हम चेंज करेंगे। तो जब हम इसको log 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक समझिएगा k इंटू टी हो गया। और जब हम log को ln को हम log 10 में चेंज करते हैं तो यहाँ पे 2.303 एक नियत मान आता है। अब ये उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ये log 10 हो जाएगा, ln जो है log 10 में चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा R0 और ये R हो जाएगा। ये इतना वैल्यू आ गया। अब ये t इधर भाग गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो इसके बाद अब क्या मिला यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे k इक्वल टू 2.30। अब आपका सॉल्व हो ही गया है रे बाबू, 2.303 इधर गुणा में t था ना, तो इधर आ गया तो भाग करा दिया, log 10 हो गया R0/R हो गया। ये हमारा मेन फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया। देख लीजिए, देखिए कुछ हुआ नहीं है दोस्त, कुछ हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे t इधर भाग में था, गुणा में था, इधर आएगा तो इसमें भाग करा देगा तो 2.303/t हो जाएगा। तो यही हमने लिख दिया है 2.303/t हो गया। और log 10 ये तो सेम टू सेम ही है, तो ये log 10 और R0/R हमने सक्रिय द्रव्यमान ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इतना आपको सबसे पहले कर देना है। अब कहीं कहीं बुकों में यहाँ तक ही लिख दिया गया है तो यहीं पर आप प्रूफ लिख सकते हैं, या किसी किसी बुक में क्या किया है कि जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है R0, इसको A मान लिया गया है। और किसी किसी बुक में जो अंतिम सांद्रता है, अंतिम सांद्रता जो R है ना, इसको A-x मान लिया गया है। ठीक है, किसी किसी बुक में ऐसे मान लिया गया है। तो अगर R के जगह पर A हम रख दें, R के जगह पर ये इतना रख देते हैं, तो रख कर अगर हम देखें इसमें मान को, तो ये K इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303/t हो जाएगा और ये log हो जाएगा 10। और ये R0 के जगह पर हम A लिख देंगे और R के जगह पर क्या लिख देंगे A-x लिख देंगे। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। तो किसी किसी बुक में ऐसे दिया है, किसी किसी बुक में ऐसे दिया है, तो यहाँ तक आप लिख देंगे ना तो और बेटर रहेगा। यहाँ पे यही क्या है, यही है समाकलित वेग समीकरण।
जिसे हम वेग स्थिरांक भी कहते हैं। तो यही था हमारा समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक, जो कि आपको हमने यहाँ पर बता दिया है। स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप इसका ले लें। चलिए जी, अच्छी बात है, इसका भी ले लें। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को कांग्रेट्स करूंगा, क्योंकि भैया आपका 5 नंबर ना क्लियर हो चुका है बोर्ड एग्जाम में। फिक्स हो गया है कि आपको 5 मार्क्स ना आपको मिलने वाले हैं बाबू, ठीक है ना। 5 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि 100% ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। लगभग 5 से 7 सीट बनते हैं ना, उसमें 4-5 सीट में हमेशा ये मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए अच्छी बात है कि आपका 5 नंबर क्लियर हो चुका है। अब हमें जान लेना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की लक्षण। अब लक्षण में इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, देख लेते हैं। तो इसके निम्नलिखित लक्षण है। सबसे पहला इसका लक्षण क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है जी, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग होता है वो अभिकारक के, वो क्या होता है, वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। तो यही तो हमने बताया था, ये तो परिभाषा से ही आ गया एक लक्षण। दूसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है ना, वो अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यदि अभिकारक की सांद्रता को अगर हम 2 गुनी करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो अभिक्रिया का वेग भी तो 2 गुना बढ़ेगा ना। ये तो हमने बात बताया ही है। तो ये आपका हो गया। तीसरा, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रथम रहेगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट होती है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, मतलब के का यहाँ पे पूछा जा रहा है। वेग स्थिरांक के का जो मात्रक होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है, वेग स्थिरांक का मात्रक। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक, वेग मतलब आर का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो चलिए दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए, तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।